हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है, जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सनुदेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट फर्स्ट चला है। यूनिट फर्स्ट के आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण, यानी टीचिंग पर आज हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग का अर्थ क्या होते हैं, परिभाषाएं क्या होती है, उसके चरण क्या होते हैं, और उसमें हमारे सिलेबस में दिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जो टॉपिक है न्यू सिलेबस में न्यूली एडेड हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पुराना वाले मेरे प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप उससे भी इसको भी देख रहे हैं और इसको भी देख रहे हैं तो अब आपको वहाँ से स्किप कर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि क्या है हमारा शिक्षण यानी कि टीचिंग। टीचिंग यानी शिक्षण, नॉर्मल वे में बात करें तो शिक्षण जो क्या है, बहुत ही हमारे आदिकाल से चलती हुई एक परंपरा है। हम अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित करना ही शिक्षण कहलाता है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि शिक्षण या टीचिंग एक क्या है, सामाजिक क्रिया है। ठीक है, एक सोशल एक्टिविटीज है। ठीक, और अगर कुछ और आगे देखेंगे तो इसमें ये होगा कि हम अपने जो भी ज्ञान कंजर्व किए हैं, जो भी ज्ञान स्टोर किए हैं, जैसा कि कल पिछले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है, कंजर्व किए है, उसको क्या करें और अच्छी तरीके से प्रसारित कर सके ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये बात पहुंच सके। यही क्या है, हमारा शिक्षण है। ठीक है, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ आप इसको भी लिख देंगे तो ही अच्छा है। बस आप समझने की कोशिश करिए कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अर्थ परिभाषा। शिक्षण यानी टीचिंग हर एक माहौल के अनुसार अलग अलग किस्म का होता है। जैसे 3 प्रकार के माहौल बनते हैं। एक होता है जो टीचिंग वाले में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षण में हम बात कर रहे हैं। एक होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो क्या करता है, उसका मोनोपोली चलती है। ठीक है, वो वहाँ पर डोमिनेट करता है। दूसरा क्या होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक होता है। तीसरा क्या क्या ले सकते हैं हम, तीसरा ले सकते हैं लेजिस्फेयर यानी मुक्त वातावरण, जिसमें न तो सेंडर न तो रिसीवर। सेंडर रिसीवर का मतलब ये होता है कि सेंडर का मतलब ज्ञान देने वाला, लाइक मी, एंड रिसीवर लाइक यू। ठीक है, आप ज्ञान ले रहे हो। ठीक है, एक होता है लेजिस्फेयर यानी मुक्त, उसमें क्या होता है कि दोनों स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन 3 प्रकार के हम टीचिंग रूप या स्वरूप को मान सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्या है। अब हम तो परिभाषाएं, कुछ अर्थ के हिसाब से परिभाषाएं भी देख सकते हैं क्या है। देखिए, ये जो परिभाषा मैंने जो मैंने तीनों प्रकार बताया है कि ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और एक होता है लेजिस्फेयर, इन तीनों प्रकार के यहाँ पर अलग अलग परिभाषाएं मैंने लिख दिया है ताकि आपको एग्जाम में भी लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है, पहला क्या है, ये ऑटोक्रेटिक परिभाषा है जिसमें एक तंत्र, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षण अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी मोर मैच्योर व्यक्ति से कम मैच्योर यानी लेस मैच्योर्ड व्यक्ति के बीच में घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना है, जिसे कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जा सकता है। ये किसने कहा है, एच.सी. मॉरिसन साहब ने कहा है। किसके लिए कहा है, हमें ऑटोक्रेटिक। ठीक है, यानी जो एक तंत्र जो है राज टीचिंग जो होती है उसमें कहा है। कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल में समझिए। अब का जो ज़माना आ गया है, यानी अब का जो प्रेजेंट वे में है, टीचिंग प्रोसेस जो है, टीचिंग जो होती है उसमें ये कहा जाता है कि नहीं, बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हुए लेके चलिए। अब पहले का ज़माना क्या था, यानी ज़्यादा पहले क्या, इवन हम लोग का जो ज़माना था जब हम लोग प्राइमरी में स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ क्या था, टीचर का ही डोमिनेशन चलता था। प्राइमरी में क्योंकि हम पढ़े हुए हैं तो वहाँ पर टीचर क्या था, बहुत ही बुरी तरीके से मारते रहते थे। अब क्या है, भाई आरटीई के अनुसार क्या है, दंड देना सीधे प्रोहिबिटेड कर दिया गया, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत ही, अगर कोई पूछ दिया और टीचर का मूड उखड़ा हुआ है तो वो उसको अच्छी तरह से धुन देता था। ठीक है, तो ये क्या था, ऑटोक्रेटिक था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टीचर क्या है, अपना डोमिनेशन चलाता था। बच्चे कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, मत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप वहीं बैठे रहो। ठीक है, टीचर आता था, बोलकर जो भी पढ़ाकर चला जाता था, उन सबसे कोई मतलब नहीं था। ठीक, तो यही कह रहा है अब कि इसमें क्या है कि अधिक परिपक्व व्यक्ति, वो लोग भाई हम लोग मोर मेच्योर्ड रहते थे, तो वो लोग जानते थे, उन लोग को ज्ञान पर अधिक ज्ञान था, और हम लोग कम मेच्योर्ड रहते थे, लेस मेच्योर्ड थे। ठीक है, तो वो लोग बस आते थे, मोर मेच्योर्ड व्यक्ति आते थे, कम परिपक्व व्यक्ति के बीच में एक संबंध स्थापित होता था। ठीक है, जिससे हमारे जो भी कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षा को अग्रसर करने के लिए प्रारूपित किया जाता था। ठीक है,
बस एक मान लिया जाता कि भाई आपकी शिक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये बात की बात है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एक हमारा अगला परिभाषा है कि शिक्षण एक अंतर पारस्परिक संबंध स्थापित करने की क्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ये कहा था एन.एल. गेज के अनुसार, ठीक है। इन सब परिभाषाओं को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलन गेज ने क्या कहा है, ये क्या है, डेमोक्रेटिक परिभाषा है। डेमोक्रेटिक परिभाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अंतर पारस्परिक क्रिया, अंतर पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटरपर्सनल जो कनेक्शन होता है इसको संबंध स्थापित करना। जैसे इस समय चल रहा है जो डेमोक्रेटिक है, इंडिया में जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर यानी एक निर्देशक, एक गाइडर की भूमिका में रहता है, ठीक है। वो बच्चे को गाइड करता रहता है, बच्चे भी बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। जो भी शिक्षण क्रिया होती है उसमें वो भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो ये क्या है, अंतर पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं जिसके द्वारा, जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि दूसरे व्यक्ति यानी कि जो आप वहाँ पर से लेंगे तो लेस मैच्योर्ड यानी स्टूडेंट्स के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यानी जो भी आपने सोचा हुआ है कि जिस इस बच्चे के यानी स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उस चीज़ को लाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, अंतर क्रिया संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी। अब एक आता है लेज़-फेयर यानी मुक्त वातावरण में क्या होता है कि शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका संपादन अंतर पारस्परिक संबंधों के द्वारा अधिगम को बढ़ाना है। लेज़-फेयर क्या होता है, लेज़-फेयर अभी हम लोग के यहाँ तो नहीं, मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में चलता है, लेकिन जो फॉरेन में है क्या लेज़-फेयर वाला ही ज़्यादा यूज करते हैं। वहाँ टीचर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दे दिया जाता है, उसमें क्या होता है उनका जो भी सवाल होता है, जो भी ऐसे सिचुएशन जो कठिन सिचुएशन होता है उनको खुद से निकलना होता है। टीचर बस थोड़ा सा मॉनिटरिंग करता रहता है लेकिन ज़्यादा उसमें हेल्प नहीं करता है। ये लेज़-फेयर रहता है, मुक्त वातावरण में रहते हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, अगर आप शौकीन होंगे तो वहाँ का अगर कॉलेज लाइफ वाला देखेंगे तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि यार हम लोग के हिसाब से, हम लोग के जो कॉलेज टॉप कॉलेज के जो हैं, जो हमारे यहाँ की मूवी जो दिखा देती हैं, वहाँ का जो मूवी दिखाता है वहाँ कितना ज़्यादा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर क्या है, वो लेज़-फेयर वाला टीचिंग चलता है, ठीक। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका संपादन अंतर पारस्परिक संबंधों द्वारा अधिगम को बढ़ाना है। उसमें क्या है, अधिगम यानी लर्निंग को बढ़ाने का उसमें मेन मोटो रहता है। ये किसने कहा है, B.O. स्मिथ साहब ने कहा है। इस बात को आपको ध्यान देने की जरूरत है। B.O. स्मिथ साहब ने ये कहा है, एलन गेज साहब ने ये कहा है और H.C. मॉरिसन साहब ने ये बात कही है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं, ठीक। फिर अब हमारा आता है चरण, यानी टीचिंग के चरण क्या क्या हैं। टीचिंग का चरण यानी लेवल किस प्रकार, स्टेज क्या है, ठीक है। लेवल, स्टेज सब एक ही नाम है, सब थोड़ा सा सिनोनिम्स एक दूसरे के हैं। टीचिंग में सबसे पहले आता है पूर्व तत्परता अवस्था यानी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। अब प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम क्लास में जाने से पहले क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर कई सारे टॉपिक, कई सारे जो एम है वो डिवाइड रहते हैं, जिसको मैं मुंह से बोल रहा हूँ। पहला इसमें क्या हो सकता है कि उद्देश्यों का निर्धारण, यानी प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप घर पर जो लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। टीचर क्या करता है कि जैसे आपको पढ़ाना है, लाइक मी, मुझे क्या पता है कि मुझे पढ़ाना है, शिक्षक पढ़ाना है, तो अब मुझे ये सोच के आना है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ कि जो भी उद्देश्य मैंने निर्धारित किया है वो अब पूरा हो सके। फिर और क्या कहता है कि पाठ्य वस्तु यानी सिलेबस का संबंध और निर्णय उसका चयन किया जाता है। मैं ये भी देखता हूँ कि आपके सिलेबस में ये कनेक्टेड है कि नहीं है, सिलेबस में मिलता भी है कि नहीं है। भाई किताब में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है कि नहीं है और कौन सी चीज़ें पूछ सकती है, इसको मैं चूज करता हूँ, ठीक है। फिर आता है कि पाठ्य वस्तु को जो भी अवयव है उसे क्रमबद्धता है कि नहीं है, यानी सिलेबस में जो भी दिया गया है, जो भी सिलेबस चल रहा है उसमें एक दूसरे कनेक्टेड है कि नहीं है। ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये सब क्या है, हमारा प्री एक्टिव फेज है, यानी क्लास में आने से पहले टीचर का काम है, टीचिंग कराने वाला जो टीचर है उसका काम है ये सब चीज़ें। पहला क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करता है। फिर क्या करेगा कि वह संबंध जो पाठ्यक्रम का क्या पाठ्य वस्तु का संबंध स्थापित करेगा, उसका चयन करेगा कि कौन सी चीज़ें में पढ़ानी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ानी है। फिर क्या करेगा कि उसमें क्रमबद्धता यानी इंटरकनेक्टिविटी देखेगा कि है कि नहीं है। और क्या करेगा कि किस विधि से, किस मेथड से मैं आपको पढ़ाऊँ। जैसे एज ए टीचर आप ज्योग्राफी के हैं तो फिर आपको लेक्चर मेथड
नहीं दे सकते। अगर आप जियोग्राफी के टीचर हैं तो लेक्चर मेथड नहीं दे सकते, आपको कोई ना कोई मेथड यानी प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है, श्यामपट्ट कौशल, जो जितने प्रकार के स्किल्स होते हैं, जो युक्तियाँ प्रविधियाँ होते हैं, इन सब का आपको निर्धारण पहले से करके जाना होगा कि हाँ मुझे कहाँ कहाँ इन सब चीज़ों का प्रयोग या फिर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, इसको पहले से ध्यान में रखा जाता है किसमें, हमारे प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में। फिर क्या होता है, शिक्षण व्यू की रचना की जाती है, यानी किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाए। मैं भी आने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करता हूँ, जितना आपकी जो भी 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बनता है, इसको बनाने से पहले कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे अच्छी तरीके से देखना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से एक्सक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से इंक्लूड करनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग कराऊँ। अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड रहता तो मैं शायद थोड़ा सा और बेटर तरीके से कर सकता था। ठीक है, या फिर अभी मैं यहाँ पर अगर भूगोल भी पढ़ाना शुरू कर दूँ तो मैं यहाँ पर चार्ट जरूर रखता, जो भी भारत का मैप होगा, वर्ल्ड का मैप होगा, उसको लेकर चलता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में आती है। अब हमारा दूसरा फिर आता है, दूसरा फेज क्या है, अंतःक्रियात्मक अवस्था, यानी इंटर एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये क्या है, क्लास की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि अब क्या किए हैं, आपने क्लास में एंटर कर गया है। ठीक है, अब क्लास में एंटर करेंगे, अब क्या करेंगे, आपने तो सोच के आया है कि भाई मैं उद्देश्य जो भी मैंने उद्देश्य मैंने निर्धारित किया है, मैंने जो डिटरमाइन किया है, उसमें क्या है कि आप, अच्छा ठीक है, मान लीजिए आपने सोचा होगा कि बच्चे क्या हैं, 40 बच्चे आएंगे क्लास में, मैं उनके साथ पढ़ाऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि बच्चे अधिक हो गए। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि आप इस समय बरसात का सीजन चल रहा है तो मोस्ट ऑफ चांस होगा कि बच्चे कम ही आएँ, 20 ही बच्चे आएँ या फिर 15 ही बच्चे आएँ। लेकिन क्या हुआ, मौसम थोड़ा ठीक ठाक हो गया और बच्चे 50 की संख्या में आ गए, 40 की संख्या में आ गए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इतना से ज़्यादा संख्या कैसी हो सकती है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चे बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पर अच्छे खासे जा सकते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब इंटरएक्टिव फेज में आपको क्या ये सोचना पड़ेगा कि कक्षा के पहले आकार को पहले आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि भाई कक्षा का आकार क्या है आने के बाद। फिर छात्रों का निदान करेंगे कि भाई छात्र जो पूछ रहे हैं उनकी बातें सुननी है, उनका भी जो भी क्वेरी है उनको भी सॉल्व करना है। और क्या करेंगे, प्रेरकों का चयन, प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रेरकों का चयन कि किस प्रकार से प्रेरक का हम उपयोग करें, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करें, और युक्तियों को जो प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो भी मैंने सोचा हुआ है कि जैसे मैंने लेक्चर मेथड का प्रयोग करता हूं क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं, लेक्चर मेथड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो लेक्चर मेथड हम लोग के लिए बहुत ही बेटर या अच्छा होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए लेक्चर मेथड उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, युक्तियों का प्रयोग करने के लिए तो आपको लेक्चर मेथड के अलावा प्रैक्टिकल मेथड, डेमो दिखाना पड़ेगा, टीचर लर्निंग मटेरियल के द्वारा दिखाना पड़ेगा। यानी इन सब चीज़ों का भी हम निर्धारण कहाँ करेंगे, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में ही करते हैं। प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए ताकि बच्चे को अधिक से अधिक तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और किस प्रकार से जो भी मैंने सोच के आया है उसका विस्तार कैसे करूँ। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में आता है। अब उसके बाद हमारा क्या कहता है कि क्रिया पश्चात अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में ये है कि अब क्लास खत्म करने के बाद, अब घर जाने के बाद अब क्या सोचना है टीचर को, यानी अब क्या करते हैं। उसमें क्या होता है, व्यवहार परिवर्तन की जो भी व्यवहार परिवर्तन का जो भी सीमा एक अपने निर्धारित किया है उसका क्या करते हैं, एक सोचते हैं कि भाई किस लेवल तक मैं गया या फिर किस लेवल तक बच्चे पहुँच पाए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं और ये करते हैं। अब मैंने क्लास पढ़ा दिया, कुछ सवाल भी पूछे, अब मैंने इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन भी करना है। तो एक ऐसे मूल्यांकन विधि का प्रयोग करूंगा जो कि हर जगह मान्य है, साइंटिफिक है, वैलिड है। ऐसे मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन मेथड का मैं प्रयोग करूंगा ताकि वो सारे बच्चों पर एक समान विधि से लागू हो सके। और क्या करूंगा, हो सके तो मैंने जो सोच के आया हूँ, मैं जो सोच के आया था, यानी प्री एक्टिव फेज में जो सोच के आया था कि मैं इस मेथड से प्रयोग करूँगा, लेकिन जब क्लास में मैंने एंटर किया तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ गया। तो अब जो मैं बाद में जब पढ़ाने के बाद किसी तरीके से मैंने पढ़ा दिया, अब मुझे इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं शिक्षण विधियों में जो युक्तियाँ में प्रयोग उसमें सुधार किस प्रकार से कर सकूं ताकि बच्चों को और बेटर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, ये क्या है, चरण है हमारे टीचिंग में। ठीक, ये जो न्यू सिलेबस है, किताबें नई आई हैं बाज़ार में कि नहीं आई है मुझे पता नहीं, और छपी है कि नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन कई अलग से अलग सोर्सों से, एमएड की किताबों से आपके लिए यह सब लाया गया है। बहुत सारे एफर्ट करते हैं हम लोग आपके लिए सिर्फ। ठीक है, अब हमारा जो आता है एक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है,
जो भी अधिगम हम करते हैं टीचर लर्निंग, वही हमारा प्रोसेस कहलाता है। अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग जो होता है शिक्षण से होता है, ये ज़रूरी ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शिक्षण यानी टीचिंग से ही लर्निंग होती है। आप लर्निंग सिर्फ स्कूलों में नहीं करते हैं, आप लर्निंग अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट से भी करते हैं। आप जो अधिगम प्राप्त करते हैं, अधिगम को मैं इंग्लिश में लर्निंग को बोलूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जो लर्निंग आप सकते हैं यानी जो भी ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप स्कूलों से ही प्राप्त करते हैं, वो तो औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, जो औपचारिक शिक्षा है वो तो आप आस पड़ोस के लोगों से प्राप्त करते हैं, समाज में प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों से प्राप्त करते हैं, फील्ड प्लेग्राउंड में प्राप्त करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना कि ठीक है। आप ऐसे उदाहरण मानिए कि जैसे क्रिकेट, अगर जो भी क्रिकेट देखता है वो अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब कोई भी टीम हारती है या फिर खासकर इंडिया की टीम हारती है तो उसमें क्या होता है कि जो पोस्ट कॉन्फ्रेंस जो होता है मैच के बाद, तो वहाँ पूछते हैं कि भाई आपने क्या कमी रह गई कि आप हार गए। वो बताते हैं, उसमें ये भी बात बोलते हैं कि ठीक है हम सीख रहे हैं, बोलते हैं कि हम सीखेंगे, वी आर लर्निंग अबाउट, वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस। ठीक है, हम इस चीज़ से सीख रहे हैं, यानी कि उन्होंने हार के बावजूद इस चीज़ को सीखा। इसका मतलब ये है कि लर्निंग जो होती है, एक तो पहली बात कि लर्निंग जो है वो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है। आप पैदा होते हैं, ठीक है, आप पर कुछ नहीं समझ में आता है, इसके बावजूद आपके शरीर में शक्ति नहीं रहती है, आप छोटे बच्चे शैशवावस्था में रहते हैं, इसके बावजूद आप इन्वायरमेंट में समायोजन करने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। धीरे 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 कर आप अपने से ही सीखते रहते हैं कि अच्छा मुझे ऐसे बुलाया जाता है, मुझे ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। ठीक है, साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा टीचिंग, क्या है लर्निंग, क्या है ये हमारा क्या है लर्निंग है। लर्निंग क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया है। दूसरी बात लर्निंग क्या है कि लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो न सिर्फ शिक्षण से नहीं आ सकती है, यानी सिर्फ शिक्षण, अगर आप सोचें यहाँ पर लिख तो दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ टीचिंग से ही लर्निंग आती है, तो ये बात जरूरी नहीं है। आप अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से भी लर्निंग कर सकते हैं। और एज ए टीचर आपको हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। मैंने तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि अगर मुझसे थोड़ा सा कोई छोटा, इवन क्लास 6-5 का भी अगर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें बता रही है जो मुझे शायद नहीं पता हो, तो मैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये चीज़ तो नई बात मुझे मालूम चली है, चलो बढ़िया बात है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें करोगे अच्छा तुम मुझे बताने चले हो, मैं यहाँ पर बीएड कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओगे कक्षा 8 में पढ़ते हो, भी परीक्षा दो, यानी ऐसे सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। एज ए टीचर आपको हमेशा लर्निंग यानी अधिगम के लिए तत्पर रहना चाहिए। और शिक्षण का प्रक्रिया भी है कि सीखने, शिक्षा का मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है, हमारा शिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमारे वैज्ञानिक हैं या फिर विद्वान हैं, इनका नाम है गेट्स और अन्य लोगों ने मिलकर एक परिभाषा दी है कि अनुभव तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार व परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। देखिए बोला ना कि अनुभव और अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार व परिवर्तन। टीम हार गई है, उसको इस बात का अनुभव मिला। अब इस बात का अनुभव मिला तो जब आगे वो क्या होगा, वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो गलती नहीं दोहराएगा। इससे क्या हुआ, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये क्या है, लर्निंग हुई उसकी। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि अनुभव तथा अनुक्रियाओं द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार और परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ये किसने कहा है, हमारे गेट्स महोदय ने कहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये रहा हमारा आज का टॉपिक शिक्षण, जिसमें हमने पढ़ा अर्थ परिभाषाओं, चरण और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।